अपनी पुलिस टीम के साथ शमशान घाट के एक तरफ अपना तंबू लगाए तांत्रिक के एरिया के पास आ पहुंचा था और हवलदार की गाड़ी वहां की काली जमीन के पास आते ही टकरा चुकी थी। हवलदार, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं दरोगा साहब, और गाड़ी का एक्सीलेटर दबाता है। गाड़ी का टायर बहुत तेजी से घूमता है पर गाड़ी वहीं अपनी ही जगह पर खड़ी रह जाती है। हवलदार और अन्य सिपाही अब डरने लगे थे। दरोगा जीप से बाहर आ जाता है। दरोगा, क्या बकवास है ये, और तेजी से आगे बढ़ता है। वो भी अपना पैर उस काली जमीन पर नहीं रख पाता और पीछे की तरफ जाकर गिर पड़ता है। कामरा जो तंबू के अंदर आराम कर रहा था, उसके कानों में गाड़ी की आवाज पड़ती है। लगता है कोई बाहर आया है और फिर से हमारे एरिया के अंदर आना चाहता है, और फिर उठकर बाहर आ जाता है। अरे ये तो पुलिस की जीप है। और फिर एकदम से तंबू के अंदर जाकर, गुरुदेव 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 उठिए, बाहर पुलिस की जीप आई है। लगता है गांव वालों ने पुलिस को बुला लिया है। तांत्रिक, क्या कहा? पुलिस आई है? पुलिस का यहां क्या काम? और तंबू से बाहर आकर पुलिस को देखता है। दरोगा जो जमीन पर गिरा था अब थोड़ा बदहवासी में खड़ा हो गया था और अपने इधर उधर देखने लगा कि उसे किसने इतनी जोर से धक्का मारा। दरोगा साहब, मुझे लगता है हमें लौट चलना चाहिए। उधर देखिए कितने खतरनाक तांत्रिक खड़े हैं। दरोगा की नजर भी दूर खड़े विशंभर और उसके चेले पर पड़ती है। अच्छा, ये दोनों हैं। रुको, मैं इन दोनों को अभी यहीं बुलाता हूं। और वो हाथ के इशारे से उन दोनों को अपनी तरफ आने का संकेत करता है। आओ कामरा, सुन लेते हैं ये दरोगा क्या कह रहा है। गुरुदेव, अगर ये कुछ आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा, मैं चूहा बना दूंगा इसे। ठीक है ठीक है, तेरा जो मन करे वो बना देना, पहले चल तो सही। और फिर दोनों गुरु शिष्य अपनी सीमा के पास तक आ जाते हैं, जहां दरोगा अपने सिपाहियों के साथ गुस्से में खड़ा था। आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? हमें जो करना चाहिए वही कर रहे हैं। तुम्हें हमसे क्या मतलब है? जाओ, यहां से वापस लौट जाओ। देखो, गांव वालों ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है कि तुम इस गांव में तंत्र मंत्र कर रहे हो। अच्छा, तो यही है कि तुम दोनों गांव छोड़कर निकल जाओ, वरना मुझे तुम दोनों को गिरफ्तार करना होगा, समझे तुम? चलो, अब जाओ यहां से। पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मेरी रिपोर्ट गांव वाले लिखवा दें। ये गांव वाले मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मुझे यहां तपस्या नहीं करने दे रहे। हाँ, वैसे भी ये गांव की जमीन है, पर यह किसी इंसान की जमीन नहीं है। और ऐसी जमीन पर अगर मैं कुछ दिन बिता रहा हूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़े दिन में मैं यहां से चला जाऊंगा। हवलदार, ठीक है ठीक है आपका जब तक दिल करे आप रह सकते हैं यहाँ, पर बस यहाँ के लोगों को कोई नुकसान मत पहुंचाना। और हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। तांत्रिक, जीते रहो बच्चा। दरोगा तिरछी नजर से हवलदार की तरफ देखता है और फिर, देखो तांत्रिक, तुम्हें अभी यहां से जाना होगा। तुम अपनी तपस्या कहीं और करो। हमें जो आदेश आया है हमें उसका पालन करना है, और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हमें जबरदस्ती तुम दोनों को यहां से पकड़कर कहीं और ले जाना होगा। ओहो, तो तुम लोग मेरी तपस्या भंग करने आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तपस्या भंग करने पर श्राप मिलता है? मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूं अगर तुम लोग जबरदस्ती करोगे तो फिर आप हमारी बात प्यार से मान लीजिए। गांव वाले जब आपसे कह रहे हैं कि आप यहां तपस्या नहीं कर सकते तो आप मत कीजिए, कहीं और चले जाइए। इसमें दिक्कत ही क्या है? आप तो जिद करके बैठे हुए हैं, जो कि उचित नहीं है। लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए तो वो आपसे अनुरोध कर रहे हैं। आपको गांव वालों की बात माननी चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूं कि कुछ हो सकता है या नहीं। पर तुम्हें एक बात बता दूं, जहां तपस्या शुरू की जाती है उसे पूर्ण भी वहीं किया जाता है। मैंने अपना हवन शुरू कर दिया है, और अगर अब मैं हवन बंद करूंगा तो मुझे अपनी जान का खतरा भी हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम्हारा एरिया पूरा काला कैसे पड़ा हुआ है? पेड़ पौधे जमीन सब काले, ऐसे कैसा हो गया? इसे ठीक करो, ये जैसा था वैसा करो। ये तो अब तभी ठीक होगा जब मेरा हवन पूरा हो जाएगा, तब तक ये ऐसे ही रहेगा। हवलदार, मुझे लगता है ये कोई बड़ा तांत्रिक हवन कर रहा है।
शायद कोई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। मेरी बात मानिए, इसके काम में भी विघ्न मत डालिए। 2-4 दिन अपना हवन करके यहां से निकल जाएगा। क्यों बेवजह से भी नाराज करें और अपना भी नुकसान करवाएं। दरोगा उसकी तरफ देखता है और फिर अपना पैर आगे बढ़ाता है और उस काली जमीन पर पैर रखने की कोशिश में वो फिर से पीछे की तरफ जा गिरता है। हवलदार और सिपाही दरोगा को संभालते हैं और खड़ा करते हैं। कामरा, दरोगा साहब जाइए, अब लौट जाइए। कुछ दिनों बाद हम चले जाएंगे यहां से। ठीक है, पर एक बात याद रखना, तुम्हारे इस तांत्रिक हवन से अगर गांव के एक आदमी को भी नुकसान हुआ ना, खाल उतार लूंगा तुम्हारी। क्या कहा? हमारी खाल उतारेगा? रुक, मैं तुझे अभी समझाता हूं। और अगले ही पल मंत्रों का उच्चारण करके अपने दोनों हाथों को दरोगा की तरफ कर देता है और उसके हाथों से निकला एक सफेद धुआं दरोगा को अपनी चपेट में ले जाता है। अगले ही पल जब धुआं हटता है तो वहां एक छोटा सा सफेद चूहा नजर आता है। देख ली तुम लोगों ने हमारी ताकत। अगर आप हमें रोकने की कोशिश करोगे तो सबका अंजाम यही होगा। ले जाओ अपने इस चूहे को यहां से और दरोगा की कुर्सी पर बिठा दो। हवलदार और सिपाही डर के मारे कांपने लगे और जमीन पर बैठे अपने दरोगा को देख रहे थे। हवलदार, बाबा जी से माफ कर दीजिए, जो हुआ गलती से हुआ, बाबा जी से नहीं मालूम था। कृपया इसे फिर से दरोगा के रूप में बना दीजिए बाबा जी। कामरा, तो फिर ठीक है, एक बात सुन ले, अगर दोबारा हमारे तांत्रिक हवन के पूरा होने से पहले हमें यहां से भगाने का विचार भी तेरे मन में आया तो फिर से चूहा बना दूंगा। और फिर अगले ही पल वापस मंत्र बोलता है और चूहे को फिर से वापस दरोगा में तब्दील कर देता है। यह क्या हो गया था मुझे? मैं तो चूहा बन गया था। और फिर काली सीमा के अंदर खड़े उन दोनों तांत्रिकों को देखता है। चलो चलो निकलो यहां से, जो करते हैं अपने आप करते हैं। इन गांव वालों के चक्कर में पड़ गए तो हमारे लिए आफत हो जाएगी। दरोगा अब इतना घबरा चुका था कि वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता था और हवलदार और सिपाही तो पहले ही घबराए हुए थे। हवलदार ने फौरन फटाफट से गाड़ी को मोड़ा और वहां से निकल गए। सिपाही, देखा दरोगा साहब, तभी तो हम आपसे कह रहे थे इस तांत्रिक से उलझना ठीक नहीं है। प्यार मोहब्बत से बात करके निकल चलते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उसने हमारी विनती सुन ली, वरना आपको वो हमेशा चूहा बनाकर रखता और पता नहीं कोई बिल्ली आपको कब चट कर जाती। अब मुझे क्या पता था कि इतना शक्तिशाली तांत्रिक है। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है इस दुनिया में? ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं ऐसा कुछ। और फिर से अपने बदन को चेक करने लगता है कि कहीं अभी भी वो चूहा ही तो नहीं है। हवलदार, अब तो आप फिर से पहले जैसे हो गए, टेंशन मत लीजिए। वैसे आप चूहे के रूप में भी बहुत अच्छे लग रहे थे सर, एकदम मोटे ताजे चूहे। दरोगा उसकी तरफ गुस्से से देखता है। फिक्र मत करो, एक दिन मैं तांत्रिक को भी चूहा ही बना दूंगा। और अभी ये गांव के मोड़ पर पहुंचे थे कि सरपंच गोवर्धन चौधरी गांव वालों के साथ इनकी जीप के आगे आ जाता है और गाड़ी को रोकने का इशारा करता है। हवलदार, दरोगा साहब, अब इन गांव के लोगों को क्या जवाब देंगे जब ये हमसे कुछ पूछेंगे? जल्दी से जवाब सोच लीजिए, वरना ये दिमाग खा जाएंगे हमारा। हमें क्या कहना है, अभी इनको ही सबक सिखाता हूं। रुको। और फिर गाड़ी साइड में रुकवा लेता है। सरपंच, दरोगा साहब, मिलाए उस तांत्रिक से। क्या कहा उसने? सरपंच साहब, मैं मिलाया हूं, मुझे तो बहुत ठीक ठाक लगा। राधा कुछ दिन तपस्या करके निकल जाऊंगा। मुझे तो उससे कुछ डर नहीं लगा। फिर आप गांव वालों को क्या तकलीफ हो गई? मुझे लगा आप लोगों को उसे तपस्या करने देना चाहिए, इससे आप गांव वालों का ही भला होगा। जाते जाते वो गांव वालों को आशीर्वाद ही देकर जाएगा। गांव वाले, क्या बात कर रहे हो दरोगा साहब? उसने हम सबको कबूतर बनाकर उड़ा दिया, तो पता नहीं क्या क्या कर देगा। हमें बिल्कुल भी वो तांत्रिक अपने गांव की सीमा में नहीं चाहिए। हमारे बाल बच्चों पर हमेशा खतरा बना रहेगा। पता नहीं कब उसका मूड बलि का कर जाए और वो हमारे किसी बच्चे को बलि चढ़ा दे। कौन लेगा इस बात की गारंटी है? और सब गांव वाले गुस्से में आने लगते हैं। हवलदार, दरोगा साहब, मेरी मानिए तो यहां से निकल चलिए। ये मैटर हमारे बस का नहीं है। ये गांव वाले उस तांत्रिक से उलझे बिना भी मानने वाले नहीं है। सरपंच, देखिए दरोगा साहब,
हम जानते हैं कि ये बेहद ही खतरनाक तांत्रिक है। हमारे निवेदन को भी ठुकरा दिया उसने। दरोगा, अगर वो तांत्रिक यहां 2-4 दिन तपस्या कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है आप लोगों को? करने दीजिए उसे, उस दिन में चला जाएगा। सरपंच अभी उसकी बात का कोई जवाब देते अभी एकदम से जाने कहां से एक तेज आंधी वहां आ पहुंची। पर उस आंधी का अंदेशा तो किसी को भी नहीं था, ये तो अचानक में ही प्रकट हो गई थी। हवलदार, ये क्या हो रहा है? यार मौसम तो एकदम साफ था, आंधी कहां से आ गई? और सब लोग उस आंधी के प्रभाव में इधर उधर गिरने लगते हैं। उनकी आंखों में धूल चली गई थी और सब जमीन में इधर उधर बैठ गए थे इस आंधी से बचने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे आंधी इन लोगों के ऊपर घूमने लग रही हो। फिर देखते ही देखते उस आंधी का रूप विकराल होता चला गया और उसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। ये क्या हो रहा है? इतनी भयानक आंधी कहां से आ गई? ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। और फिर ऐसे कुछ समय बीतता चला गया। गांव के लोग इधर उधर गिरते पड़ते अपने घरों में छुपने की कोशिश करने लगे थे, पर सब कुछ बेकार था। सरपंच गोवर्धन चौधरी, लगता है मेरे पिताजी ने जो कहा था बिल्कुल सत्य था। इस गांव में तांत्रिक के आते ही सब कुछ बिगड़ने लगा। पर मैंने तो अब तय खाने में अपने पिता के उस ताबूत को खोल दिया था। मेरे पिता क्यों नहीं आ रहे इस गांव की रक्षा करने? उन्हें तो आना चाहिए था। और फिर जैसे ये आंधी आई थी वैसे ही सब कुछ शांत होता चला गया। पर अब जब सब लोग अपनी आंखें खोल रहे थे तो वो हैरानी के समंदर में गोते लगा रहे थे। गांव की तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। गांव तो अब गांव रहा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था ये सब गांव वाले किसी दूसरे युग में पहुंच गए। वहां आधुनिकता की हर चीज गायब हो चुकी थी। पुलिस वाले जिस जीप में आए थे वो जीप वहां से गायब थी। बिजली के पोल, लाइट्स सब गायब और गांव के कच्चे पक्के मकान सब गायब। हर तरफ सिर्फ जंगल और झाड़ियां नजर आ रही थी। इधर सब लोग हैरानी से अपने आसपास देख रहे थे और इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था तो उसी वक्त दूसरी तरफ शंकर और सूरजभान जो एक कमरे में बैठकर अभी यही सोच रहे थे कि इतनी भयानक आंधी कहां से आ रही है, अब क्या किया जाए। और तभी जैसे वहां का पूरा समय ही बदल गया हो। जिस कमरे में वो बैठे थे वो कमरा गायब हो चुका था और अब सब खुले में जंगल की घास में खड़े थे। श्यामा और राधे कृष्ण भी अपने कमरे में छिपे बैठे थे आंधी से बचने के लिए, पर अब वो जंगल में खड़े थे। शंकर, पापा, मम्मी, आप ठीक हो? ये क्या हो गया? ये हम कौन सी दुनिया में आ गए? यहां तो सब कुछ बदल गया है।